हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आपकी 10वीं कक्षा की जो बुक है हिंदी की कृतिका भाग 2, उसका जो आपका पाठ है पाठ 3 सना सना हाथ जोड़ी, जो कि जिसकी लेखक हैं मधु कांकरिया। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। इन्होंने अपने जो भी व्यू हैं इनके, जब ये यात्रा पर जाती हैं सिक्किम की, तो जो भी इन्हें वहाँ पर अच्छे दृश्य लगते हैं और देखती हैं, तो वो सब इन्होंने इसमें लिखे हैं। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर करने से पहले एक ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं सना सना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। सम्मोहित का मतलब है कि वो मुग्ध हो गई थी, उसमें मतलब खो गई थी, बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यारा लगा वो सारा जो सितारों से जो रोशनी से नहाया हुआ शहर था, तो उसमें वो खो गई थी। तो उत्तर है इसका, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। कहने का तात्पर्य है बच्चों, शून्य सा प्राप्त हो गया था, अर्थात उस जो सुंदरता को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एक शून्य यानी कि जीरो को बोलते हैं शून्य। सब कुछ आकर वहीं पर रुक गया था। अगला है प्रश्न 2, गंगटोक को मेहनकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो उत्तर है इसका, गंगटोक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरमय बना दिया था, यानी कि अपनी मेहनत से। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, परिश्रम यानी मेहनत करते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। बच्चों, जो इसके प्रश्न के उत्तर होते हैं उनको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ शब्द जैसे आ जाते हैं, कभी श्वेत आया हुआ है तो श्वेत को, ये तो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है, लेकिन आप इसको आसान भाषा में सफ़ेद भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ शब्दों का चयन अपने आवश्यकता अनुसार और सहूलियत के हिसाब से उत्तर में लिख सकते हैं। कभी रंगहीन पताकाओं का फहराना, पताका यानी जो झंडा होता है, झंडे को बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक रस्सी सी लगी होती है काफ़ी लंबी, और उस पर इस तरीके से झंडियाँ लगा देते हैं, ये इस तरीके से। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे पताका होती है इस तरीके से डंडी, और इस तरीके से ये पताकाएं, यानी इसे बोलते हैं पताका या झंडा। ठीक है। ये तो किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो उत्तर है इसका, श्वेत पताकाएं यानी सफ़ेद जो झंडे होते हैं किसी बुद्धिस्ट यानी कि आपने देखा होगा जो बुद्ध लोग होते हैं जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं और हमेशा गंजे रहते हैं, तो उन्हें बोला गया है बुद्ध की मृत्यु पर, यानी कि जो बुद्ध धर्म को मानने वाला यदि कोई व्यक्ति जो बुद्धिस्ट बन जाता है और वो उसकी मृत्यु होती है तब फहराई जाती हैं क्या ये सफ़ेद पताकाएं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं।
अब यहाँ पर ये देखिए बताया गया है कि जो रंगीन पताकाएं हैं, मतलब कलरफुल हैं, जैसे लाल, हरी, पीली जो भी पताकाएं हैं या गुलाबी, वो तो फहराई जाती हैं शुभ कार्यों पर, ठीक है। लेकिन जब बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो 108 पताकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सफेद पताकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं? लिखिए। तो उत्तर है, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहां के जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार दी हैं। यहाँ पर जो जानकारियां दी गई हैं, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, तो आपके क्वेश्चन में जितने शब्दों का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी हिसाब से आप अपने अनुसार इन पॉइंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिक्किम में गंगटोक से लेकर थूमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियां हैं। पॉइंट 2, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। अनुयायी का मतलब होती है, अनुयायी का जो मतलब होता है बच्चों, किसी को मानने वाला, किसी का पीछा या अनुसरण करने वाला, यानी बुद्ध के जो मंत्र होते हैं, बुद्ध की जो बातें होती हैं उनको मानने वाला। पॉइंट 3 है, रंगीन पताकाएं नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। पॉइंट 4, कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये स्थान है यहाँ पर कवि लॉन्ग स्टॉक, जहाँ पर जो गाइड मूवी है उसकी शूटिंग की गई थी कभी। अगला पॉइंट है पॉइंट 5, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील। प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेयर व्हील से तात्पर्य बच्चों एक इस तरीके का होता है, जैसे ये इस तरीके का होता है ये एक, और इस पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, कुछ प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, और इसको जो है आप ऐसे घुमाते हैं, सर्कल में घूमता है ये इस तरीके से, तो इसको आप घुमाएं तो इससे बोलते हैं कि इनके पाप धुल जाते हैं। ये इसको आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद है, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता। चिकना चर्बीला मतलब मोटा तगड़ा, जिस पर बहुत ज़्यादा मांस चढ़ा हुआ हो या चर्बी चढ़ी हुई हो, ऐसा यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता, क्योंकि पहाड़ी इलाका है बच्चों। तो ज़्यादातर लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना उतरना यही लगा रहता है, सभी काम बहुत मेहनत से करने पड़ते हैं वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर जो मोटे लोग नहीं मिलते, उन पर फालतू की चर्बी नहीं मिलती है वहाँ के लोगों पर। अगला पॉइंट है आपका 7वां, नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओ के बारे में बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अगला है, स्विट्जरलैंड से तात्पर्य बच्चों इतना सुंदर स्थान है वो कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कटाओ में नहीं, हम स्विट्जरलैंड में खड़े हैं। थूमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज सजी हो। अगला है आपका प्रश्न 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने इस बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। गंगा यानी गंगा नदी में, जो हम लोग बोलते हैं कि गंगा नदी में नहाने से है ना पाप धुल जाएंगे, इसी तरह वहाँ पर बोलते हैं कि धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी ही हैं। अगला प्रश्न है आपका बच्चों प्रश्न 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। कुशल गाइड यानी कि एक अच्छे गाइड में जो कि मतलब जिसमें काफ़ी कुशलता हो, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम
गाइड था, यानी ड्राइवर भी था और गाइड भी था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। क्षेत्र में सुपरिचित था, मतलब क्षेत्र से सुपरिचित था, मतलब बहुत अच्छे से वो क्षेत्र के बारे में परिचित था या जानकारी रखता था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के भी वे सभी गुण विद्यमान थे। विद्यमान का मतलब उसमें वे गुण थे। अगला है जो अपेक्षित होते हैं, मतलब जो गुण होने चाहिए वो उसमें सभी गुण पहले से ही थे। तो पॉइंट है, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। सम्यक मतलब पूरी तरीके से थी। अगला पॉइंट है, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ थी। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट 3, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता मतलब बोलने में लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगला पॉइंट है इसका, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है, मतलब अपनापन दिखाता है और उनसे बोलचाल में या नाच गाने के साथ ही एक संबंध बना लेता है, आत्मीयता का, अपनेपन का। पॉइंट 6 है, कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। बच्चों, इसमें ना इस क्वेश्चन में 6 पॉइंट दिए गए हैं। आपके प्रश्न में या आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में जितने भी पॉइंट पूछे जाएं, आप अपने अनुसार उसमें उस क्वेश्चन के अनुसार उन पॉइंटों को लिख दें। अगला प्रश्न है 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है इसका, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियां गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियां चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जल प्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। यानी कि हिमालय पर कहीं कहीं तो हरियाली, कहीं कहीं पहाड़ी इलाका मतलब पहाड़ थे, और कहीं कहीं पीलापन यानी कि मिट्टी दिखाई देती थी, और कहीं कहीं हरे रंग की मोटी सी चादर, और कहीं जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती थी। क्या? जैसे जलप्रपात यानी कि नदी। अगला है जो झरने वगैरह, जलप्रपात झरनों को बोलते हैं, झरने दिखाई देते थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है। वह रोमांचित थी और पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रही था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने को पुकार सुनती रहे। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। उसके बाद है आपका प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर है इसका, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया।
उस कोमलांगी के मतलब जो कोमल स्त्रियां, मतलब सुंदर और कोमल स्त्रियां। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर ढोको क्या है, एक बड़ी टोकरी को कहा गया है, में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियां और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। अगला है आपका प्रश्न 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। पहला, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। दूसरा पॉइंट, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। पॉइंट 3, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। पॉइंट 4 है आपका, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न 11। बच्चों, आपके इस पार्ट में 16 प्रश्न है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना कम, प्रश्न 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी थूम थांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन यानी आने और जाने के लिए रास्ता बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। उसके बाद है प्रश्न 12 इस पाठ का, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो पॉइंट 1 है इसका, प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण मतलब पौधों को लगाना जगह जगह पर। अगला है पॉइंट, वाहनों का प्रयोग यथासंभव करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। अगला पॉइंट है, पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो इसका उत्तर है, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी। लायुग एक स्थान है, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया था। उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव दूसरी जगह है में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताजा हवा मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, कटाव को अपनी सुंदरता और
स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है क्योंकि यहाँ कोई दुकान नहीं है। यदि कोई यहाँ भी दुकान खुल जाए, व्यवसायीकरण हो जाए तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाऊ में दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन ना कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को जहां तहां फेंक सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता। कटाऊ में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही, वैसे ही कटाऊ की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। मटमैली मतलब गंदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 15। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति ने जल संचय का मतलब होता है जल को एकत्रित करना या इकट्ठा करना की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सदियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। भंडारण का मतलब उसको इकट्ठा करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ हैं जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। करोड़ों कंठों मतलब करोड़ों गले जो होते हैं मनुष्य जातियों के या जीव जंतुओं के, सभी की जो है प्यास बुझाती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था की है। आपने जो आपका सब्जेक्ट है भूगोल, उसमें आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा कि नदियों में जल जो पानी है कैसे भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर पहाड़ों पे गिर के जमता है और फिर दोबारा से पिघलकर फिर नदियों वगैरह में जाता है। उसी जल चक्र की यहाँ पर बात की गई है। अगला है प्रश्न 16। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो उत्तर है, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं और सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड जहां तापमान में माइनस में चला जाता है, ये जोता लिखा हुआ है, इसको जाता कर लें, जाता। जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी जम तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दें।